हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज को जो है अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम मीजी रिस्टोरेशन पे चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जापानीज हिस्ट्री में, जापान के इतिहास में, जिसको अक्सर याद रखा जाता है। इसकी अगर मैं डेट की बात करूं तो ये जो घटना घटित होती है ये जापान में 1868 में 1868 में घटती है। और इसके पीछे के इंटेंशन से लेके और इसके कॉन्सिक्वेंसेस तक जापान में क्या रिवॉल्व करता है, क्या स्पेक्ट्रम घूमता है, वो हमने डिस्कस करना है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद है आप समझेंगे और कंसेप्ट को जानेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक पिक्चर आपकी स्क्रीन में लगाई है और आप देखिए ये जो एम्बेसडर्स हैं, ये जो मिनिस्टर्स हैं अलग अलग, ये फॉरेनर्स लग रहे हैं। और यहाँ पे एम्पेरर बैठे हैं, ये एक पूरा इंपीरियल इंस्टीट्यूशन है। तो कहीं ना कहीं मीजी रिस्टोरेशन की जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो फॉरेन क्राइसिस से मेल खाती है। जापान में, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, इंटरनल क्राइसिस बहुत ज्यादा हो रहा था। हमने कई फैक्टर्स देखे थे कि जिससे कि तोकुगावा का रेजिम जो है सत्ता परिवर्तन होने को आया था। और अब जो सबसे मेजर पॉइंट है जो इस दौरान होता है वो है इंटरनल क्राइसिस के साथ साथ फॉरेन क्राइसिस। तो जापान में इस दौरान फॉरेन क्राइसिस भी घटित होने लग गया। अब बाहरी थ्रेट्स भी आने लग गए जापान में। और इस फॉरेन क्राइसिस ने एक कैटलिस्ट की तरह, कैटलिस्ट एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी चीज को तेज कर दे, इसी फॉरेन थ्रेट ने, इसी फॉरेन क्राइसिस ने जो चेंज की डिमांड है जापान में वो बढ़ा दी। क्योंकि वैसे ही टोकुगावा से लोग डिससेटिस्फाई हो रहे थे, पूरा समुराई का तबका हमने बात करी, वो डिससेटिस्फाई हो रहा था। वो चाहता था कि भैया आप सत्ता परिवर्तित हो, क्योंकि ये तो भैया अब जो है हेरिडिटरी हो चुका है। तो इस फॉरेन क्राइसिस ने एक बूस्ट दिया, लाइक बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ जापान एनर्जी हियर। तो एक कैटलिस्ट की तरह इसने काम किया और सत्ता परिवर्तन को होने में मजबूती प्रदान करी ना। वो बात करते हैं कि ये फॉरेन थ्रेट्स के इनिशियल ट्रेंड्स हमें कब से देखने को मिलते हैं। तो इनिशियली अगर आप देखें तो 1790 के दशक से जापान में ये फॉरेन आवागमन होने लग गया था। और इसके इनिशियल ट्रेंड्स हमें इस दौरान देखने को मिलते हैं। और इनिशियली रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया से कुछ ट्रेडर्स आते हैं जापान में। और ये ट्रेडर्स रशिया से आते हैं, ट्रेड की डिमांड करते हैं। और ये नॉर्थ होकाइडो का जो रीजन है उसके नॉर्थ में आते हैं। सो नॉर्थ ऑफ होकाइडो, तो होकाइडो के क्षेत्र के ये नॉर्थ में आते हैं और वहाँ इनिशियली ट्रेडिंग करते हैं। बट इनको ज़्यादा परमिशन उस समय मिलती नहीं है। ऐसे ही अगर हम आगे चलें तो 1813 में आप देखेंगे तो इनको उतनी परमिशन नहीं मिलती है। और ब्रिटिशर्स भी आने लग जाते हैं, लाइक 1808 के चलते अगर हम बात करें तो 1808 में एक ब्रिटिश फ्रिगेट आती है, एक ब्रिटिश वेसल आता है। और एक ब्रिटिश फ्रिगेट इनिशियली यहाँ पे जापान में देखने को मिलती है। तो आप समझिए, और ये जो वेसल है ये फूड, ये वाटर, इन सब चीजों की डिमांड करता है। तो आप देखिए कि कैसे इनिशियली बाहरी पावर्स अब जापान में एंट्री मार रही है। तो इनिशियल साइंस 1790 से देखने को मिलते हैं। और इस समय आप समझिए किसी भी एरिया की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आप एक, वो कहते हैं ना कि एक वास्ट अप्रोच होनी चाहिए। आप कनेक्टेड हिस्ट्री की अप्रोच आप फॉलो करिए। आपको पता होगा 1830-40 के दशक में चीन में क्या हालत है, ओपियम वॉर हो रहा है। भारत की हालत आपको पता है कि भारत में अंग्रेजों ने बिल्कुल अपना जो स्ट्रांग होल्ड है वो बना दिया है। क्योंकि 1757 एंड ऑल, उससे बहुत मजबूत ब्रिटिशर इंडिया में हो गया है। म्यांमार, इन सारे पोर्शंस में इनका कंट्रोल होता गया है। और इस समय हो क्या रहा है कि जो वेस्टर्न नेशंस हैं, वेस्टर्न नेशंस में ईस्टर्न ऑक्यूपेशन के प्रति एक होड़ सी लग गई है। जी हाँ, एक ईस्टर्न ऑक्यूपेशन के प्रति होड़ सी लग गई। और यूएसए, जिसको 75 में आजादी मिली, 1775 में जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, उससे पहले वही कॉलोनी था, हम सब जानते हैं। भैया वो भी अब ऑक्यूपेशन कर रहा है। मतलब बच्चे ने कदम रखे नहीं और अब वो भी ऑक्यूपेशन में आ गया है। आप सोचिए कि ईस्टर्न ऑक्यूपेशन को लेके एक इंटरनेशनल दिलचस्पी वेस्टर्न नेशंस के प्रति आ रही है।
तो जापान जो है इस समय काफी, आप समझिए, कॉन्शियस होने लगा जब उसने बात करी ओपियम वॉर की, क्योंकि जाहिर सी बात है ओपियम की चर्चा तो जापान में भी होती होगी। तो वहां पे काफी इंटेंस डिबेट्स होने लगे, अलग अलग लॉर्ड्स, अलग अलग डेमियोस इस चीज के बारे में बात कर रहे थे। और हम सब जानते हैं कि ओपियम ने जापान चाइना में क्या हाल किया, उनके यूथ्स का, वो कहते हैं नस्लें खराब कर देना, वो इस ओपियम, इस अफीम ने किया। इतनी लत बच्चों को दिला दी, युवाओं को दिला दी कि वो पागल हो गए और अपना सारा रिजर्व जो गोल्ड का था, जो मेटल्स का था, सिल्वर का था, वो अंग्रेजों को देने लगे, अपने आइटम्स भी देने लगे। हम सब जानते हैं क्या बुरी हालत इस ओपियम ने करी। तो जापान काफी कॉन्शियस हुआ। आज जापान जिस हालत में है उसके पीछे की रीजंस यही है कि जापान हमेशा से प्रोएक्टिव रहा है। उसको पता है कि ये चीज बुरी है, तो काफी कॉन्शियसनेस हमें जापान में देखने को मिलती है। ये सारी चीजें हैं जो कि आप देखिए चेंजेस ला रही है। आप देखेंगे अगर तो पैसिफिक में खासकर यूएसए का डोमिनेंस बहुत ज्यादा होने लगा। तो यूएसए का डोमिनेंस आपको पैसिफिक में देखने को मिलेगा, क्योंकि यूएसए ने जो है कैलिफोर्निया को एक्वायर कर लिया था। कैलिफोर्निया 1848 के चलते कैलिफोर्निया को यूएसए ने एक्वायर किया। और ओरेगॉन में एक इनका डिस्प्यूट चल रहा था, तो ओरेगॉन का डिस्प्यूट भी इन्होंने सेटल, एक एरिया है पैसिफिक में, तो 1846 2 साल पहले किया। तो यूएसए भी काफी स्ट्रांग पोजीशन में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नाउ अब यहाँ पे दो चीजें जानना बड़ा जरूरी है। अब जापान में इस समय दो अलग अलग सेक्ट्स आने लगे। जो लोग हैं, जो जनता है, जो लीडर्स हैं, वो दो अलग अलग ग्रुप में बढ़ गए। एक ग्रुप जो बना वो बना काइकोकू ग्रुप। काइकोकू ग्रुप। और जो दूसरा ग्रुप बनता है वो था जोए ग्रुप। तो काइकोकू ग्रुप क्या था? काइकोकू ग्रुप ये कहता था कि हमको जो है वेस्टर्न साइंस को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अडेप्ट करना ही पड़ेगा। दोनों ही लोग जापान के हैं और दोनों का मेन मकसद यही है कि इस फॉरेन थ्रेट को देखते हुए अपना जो एक डिफेंस है, जापानीज डिफेंस, उसको मजबूत किया जाए, अपना गवर्नेंस बढ़िया किया जाए और जो इंटरनल डिस्प्यूट्स जापान में चल रहे हैं वो सब ठीक किए जाए। लेकिन दोनों की अप्रोचेस अलग अलग है। एक तरफ काइकुकू ग्रुप है जो कहता है कि हमको वेस्टर्न साइंसेस को अडेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो हमारे कन्फ्यूशियन बिलीव्स हैं वो पर्सनल लेवल में ठीक है, पर्सनल बिहेवियर तक वो सीमित हैं, लेकिन हमें अगर देश की सोचनी है, अगर हमें आगे बढ़ना है, अपने कंट्री की रक्षा करनी है, तो हमको उन जैसे वेपन्स की आवश्यकता है। और वो वेपन्स ऐसा तो है नहीं बार बार उन पे डिपेंड होंगे, हमें बनाने भी पड़ेंगे और उसके लिए वेस्टर्न साइंस की आवश्यकता है। तो एक बहुत अच्छे इनका एक नारा भी था जो कहता था ईस्टर्न एथिक्स, ईस्टर्न एथिक्स एंड वेस्टर्न साइंस। इनका एक अपना नारा था, ईस्टर्न एथिक्स एंड वेस्टर्न साइंस। मतलब साइंस, नॉलेज वेस्ट की रखेंगे और एथिक्स, मोरल्स अपने रखेंगे। तो ये इनका एक मेन नारा था। और इनके बहुत जो एक मैं कहता हूँ वन ऑफ द फेमस जो इनके लीडर थे उनका नाम था शोजान। तो अगर आप इनकी पिक्चर देखें, सात्सुमा शोजान, ये इनके काइकोकू ग्रुप के ये प्रोपाउंडर मैं कह सकता हूँ इनको। ये काइकोकू ग्रुप को चलाने वाले इंसान थे, मेन लीडर आप समझिए, मेन जो पर्सनैलिटी है जो जापान में इस समय उभर के आती है। और इतना इन्होंने जो है प्रोपागेंडा फैलाया कि अल्टीमेटली इनको असैसिनेट कर दिया गया, इनको मार डाला, असैसिनेट कर दिया इनको। किन्होंने? जोई ग्रुप के लोगों ने। जरा सोचिए, एक बंदा जो है सामने से आ रहा है, बातें कर रहा है। सेकंड हमारे पास आता है जोई ग्रुप। ये ग्रुप थोड़ा सा कंजर्वेटिव्स थे। दीज आर कंजर्वेटिव्स। इनका कहना था कि हम ट्रेड तो भैया खोलेंगे ही नहीं। नो, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इनसे मुलाकात करें, इनसे हम जो है रूबरू हुए, इनसे अपना व्यापार करें, सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्योंकि जैसे ही हम वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे वैसा ही हमारा जो कल्चर है वो कॉन्टैमिनेट हो जाएगा, वैसा ही हमारा कल्चर जो है कॉन्टैमिनेट हो जाएगा,
इंडिपेंडेंस तो दूर की बात, स्ट्रेंथ तो दूर की बात। अगर हमें सक्षम होना है, सबल होना है, मजबूत होना है, तो हमें अपना ही विकास सुदृढ़ करना होगा, खुद से आगे बढ़ना होगा, खुद से इनोवेशंस करनी होगी और अपने जो ओल्ड कन्फ्यूशियन आइडियोलॉजी है, अपनी ओल्ड आइडियोलॉजी पे ही चलना होगा। क्योंकि उन्होंने ओपियम का एग्जाम्पल दिया, आप देख सकते हैं कि कैसे चीनी लोग जब खुले तो उनका बच्चा बच्चा दूषित हो गया, तो हम ऐसा नहीं चाहते। अब देखिए यहाँ पे एक द्वंद्व है, क्योंकि सुनने में दोनों चीजें अच्छी लग रही है, और वैसे भी अगर किसी चीज के पॉजिटिव्स हैं तो दूसरी चीज के नेगेटिव्स भी हैं। काइकोको ग्रुप ने पॉजिटिव साइड पकड़ी, जोई ग्रुप जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में चला गया। इनफैक्ट एक स्कॉलर है आइजावा, जैसे मैंने आपको काइकोकू ग्रुप के बारे में बताया, वैसे ही मैं अगर जोई ग्रुप के बारे में बताऊं तो उसमें आइजावा एक स्कॉलर है, इनके एसेज इन्होंने बहुत अच्छा लिखा और इनके एसेज जो हैं काफी जोई ग्रुप को प्रमोट करते हैं, प्रभावित करते हैं। मतलब इनके एसे में एक अच्छा सा एग्जाम्पल मुझे मैंने पढ़ा तो मुझे मिला। उन्होंने उस एसे में लिखा आइजावा जी ने कि जो यूएस वाले हैं ना, ये स्टूपिड लोग हैं, ये वो लिख रहे हैं बकाया। देखिए कितनी शर्म की बात है कि आप किसी देश के लोगों को स्टूपिड कह रहे हैं। और आइजावा ये भी कहते हैं कि ये केयरलेस हैं और इनकेपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स, मतलब चीजें कर ही नहीं सकते, इनकी बस की है ही नहीं कुछ। मतलब भाई साहब, आपके खुद के क्राइसिस यहाँ नहीं निकल रहे हैं और आप यूएस के लोगों को बेवकूफ कह रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। बट नहीं, आइजावा अपना लिख रहे हैं कि इनकेपेबल हैं चीजों को करने के लिए, तो इनसे दूरी बना के रखी जाए, एक दायरा बना के रखा जाए। सो दिस इज आइजावा। और इन्हीं की एसेज मैं कहता हूं एक बाइबल की तरह जॉय ग्रुप के लिए काम करती है। ये दो ग्रुप्स, दो आइडियाज इस समय आप देखेंगे जापान के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में देखने को मिल रहे हैं, और यही चीजें जापान की पॉलिटिक्स को तय करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे आइडियोलॉजिकल जो ट्रेंड्स हैं वो जापान में देखने को मिलते हैं। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। तो फाइनली हुआ क्या, बात है 1852 की, 1852 की बात है। यूएस के प्रेसिडेंट थे, यूएस प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट साहब का नाम था मिलार्ड फिल्मोरे, मिलार्ड फिल्मोर। इन्होंने पेरी मिशन को अप्रूव किया, मतलब इन्होंने पेरी को कहा कि आप जाइए, आप जापान जाइए और वहां पे बात करिए भैया, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने की कोशिश करिए और आप जाइए। तो फाइनली 52 में ये एक मिशन फाइनेंस करते हैं यूएस के प्रेसिडेंट साहब। और ये जो जनाब आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये हैं कोमोडोर मैथ्यू पेरे। इनको भेजा जाता है जापान, और ये आते हैं 4 शिप्स के साथ, ये 4 शिप्स के साथ आते हैं। और ये बात क्या रखते हैं जापान पहुंच के, ये कहते हैं कि भैया हमको थोड़ा सा एक्सेस चाहिए आपके कूलिंग का, जो आपके कूलिंग स्टेशन है हमें थोड़ा उसका एक्सेस आप दे दीजिए। हमको थोड़ा सा हमारे सेलर्स जो हों पैसिफिक में, उनको आप थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे दीजिए, बस हम आपसे इतना चाहते हैं। आप जो है हमारी शिप्स के लिए कुछ अच्छे प्रोविजंस दे दीजिएगा जब हम पैसिफिक में सेल करें, तो ये सब हम आपसे चाहते हैं। हम तो भैया बहुत ही फकीर आदमी हैं, हम तो ये सब चाहते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी फॉरेन पावर जब आती है तो वो मक्खन पॉलिश बड़ा करती है। ये तो बस बोलने की बात है, कहने की बात है कि भैया हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमें आपका बस जो है कूलिंग स्टेशन चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, बस हम तृप्त हैं, हम संतुष्ट हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि इनके पीछे की इंटेंशन क्या है। ये शब्दों का खेल बड़ा अच्छा जानते हैं अंग्रेज लोग, या जो भी फॉरेनर्स वेस्टर्न पावर्स है। हम सब जानते हैं इनका पीछे का उद्देश्य जो था वो एक्सपेंशन करना था, और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, कॉन्क्वेस्ट करना था, इनको कब्जाना था। हम सब जानते हैं, एक्सपेंशन मेनली। तो ये पहुंचे, इन्होंने अपनी डिमांड्स रखी, और जब ये आए तो टोकुगावा जो थे, इनफैक्ट उनके उस समय मैं कहूँ जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जो काउंसिल ऑफ एल्डर्स होते हैं, उनका नाम था एबे मासाहाइरो। आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं, ये उस समय काउंसिल ऑफ हेड्स थे, काउंसिल ऑफ एल्डर्स थे। काउंसिल ऑफ एल्डर आप ऐसे समझिए
कि यही सोल हेड हैं। शोगुन तो एक दर्जा है, बट ये इनके पास सच्ची पावर्स है। तो अबे माइसा हायरो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये उस समय काउंसिल ऑफ एल्डर्स हुआ करते थे। तो ये तो आ गए, अपना काम करके चले गए, और अब अबे माइसा हायरो काफी कंफ्यूज ही आ गए, और काफी एक ट्यूमल्टस एटमॉस्फेयर जापान में हो गया। तो अब क्या करें यार, सवाल अच्छा था कि क्या इनकी बात को माना जाए कि नहीं माना जाए। तो इन्होंने क्या किया, एबे मासाहाइरो ने सारे लॉर्ड से पूछा उनके ओपिनियंस कि आप क्या चाहते हैं, जरा बताइए, क्या हम इनके साथ ट्रेड कॉन्टेक्ट्स करें या नहीं करें, आप अपना ओपिनियन बताइए। उन्होंने सारे डेमियो से पूछा, और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जब से तोकुगावा स्टैब्लिश हुआ है 1600 से। हम सब जानते हैं बैटल ऑफ सेकिगारा, उसके बाद तोकुगावा आया। तो मतलब आप समझ रहे हैं 1853 में और 1600 से आप समय लगा लीजिए, 1601 से जो भी है, 3 से, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ तोकुगावा एक काउंसिल ऑफ एल्डर का हेड पूछ रहा है बाकी लॉर्ड से कि क्या किया जाए। तो ये क्या दिखाता है, ये बाकुफू जो है जो मिलिट्री सरकार है, ये बाकुफू की फर्स्ट टाइम हमें मिलिट्री इस गवर्नमेंट की हमें वीकनेस पता चली है। तो मिलिट्री गवर्नमेंट की वीकनेस पहली बार स्पेक्ट्रम में आई, क्योंकि अब तक ऐसा नहीं हुआ था। ओल्ड ट्रेडिशन था कि भैया जो इसने बोल दिया वो चलेगा, लेकिन इतना कंफ्यूज गए कि अब भी ओपिनियन पूछ रहे हैं लॉर्ड से। तो आप समझिए कि बाकुफू भी कहीं ना कहीं जो मिलिट्री सरकार है जापान की, कहीं ना कहीं इसका भी अब समय करीब आ रहा है, बहुत वीक होती जा रही है। तो समय करीब आ रहा है डिस्ट्रक्शन का, सत्ता परिवर्तन का। तो इन्होंने कहा कि मैं वापस आऊंगा, आपको मौका दे रहा हूं भैया, आप आ जाइएगा और अपना निर्णय बता दीजिएगा। तो फिर ये वापस आते हैं जब, तो 1854 में ये आते हैं। और एक बात और जरूरी भी है कि जापान में कुछ डच स्कॉलर्स भी थे, कुछ डच ट्रेडर्स भी थे, और इन्हीं डच ट्रेडर्स ने फर्स्ट टाइम किसी शोगुन को जो है, क्यों ये काइकोकू स्कूल इतना फैल रहा है, क्यों ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इतना जापान में आ रहा है, उसके पीछे की भी एक रीजन है। डच ट्रेडर्स जो थे ये फर्स्ट टाइम वेस्टर्न बुक्स लाते हैं, और जो समय के तोकुगावा थे, उनका तोकुगावा थे, उनका नाम था योशीमुने। तो तोकुगावा योशीमुने इनका नाम था, और 1720 की बात है। फर्स्ट टाइम ये वेस्टर्न बुक्स ये तोकुगावा पढ़ते हैं, इनको दिलचस्पी आती है, और ये अलाउ भी कर देते हैं कि ठीक है आप ला सकते हैं ये वेस्टर्न बुक्स, लेकिन तब तक परमिशन है जब तक ये क्रिश्चियनिटी को प्रमोट ना करे, बाकी आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद से फिर जापान में काफी ट्रांसलेशंस होने लगे बुक के। इनफैक्ट आप देखिए वास्ट डायनेमिक ऑफ डिसिप्लिन्स के ट्रांसलेशंस हो रहे हैं, फिजिक्स है, ज्योमेट्री है, बट मोर और लेस मिलिट्री टैक्टिक्स जैसी सब्जेक्ट्स का आप देखिए वेस्टर्न मॉडल्स आ रहे हैं, उन बुक्स का ट्रांसलेशन हो रहा है। गनरी जैसे विषय का आप देखेंगे ट्रांसलेशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें जापान में काफी फैल रही है, तो इसलिए इतना इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो जैसे कि हमने बात करी कि कैसे ये कोमोडोर साहब आते हैं, और काफी एक कंफ्यूज्ड माहौल अब जापान के उसमें आ रहा है। तो ये सारी चीजें थी, और अब जो है फाइनली होता क्या है, जब कोमोडोर चले जाते हैं तो अबे मासाहाइरो इंटेंशनली पहले तो डिले करते हैं कि भाई हम रिस्पॉन्स ना ही दें। बार बार ये पूछते हैं अमेरिकी वाले, ये मना करते हैं, अभी हम डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन कब तक डिले करते हैं, प्रैक्टिकल बात भी है। तो फाइनली मानते हैं, और फाइनली आप देखेंगे बात है ये 31 मार्च की। 31 मार्च 1854 में एक ट्रीटी साइन होती है जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ कनागावा फ्रेंडशिप, या कनागावा ट्रीटी ऑफ कनागावा। ये ट्रीटी फाइनली साइन होती है, और दूसरा नाम है इसका कनागावा ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। तो कनागावा ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन होती है फाइनली 31 मार्च 1854 में। कनागावा ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो है साइन होती है, और इस बार जब वापस आते हैं 54 में, कोमोडोर साहब तो पहले 4 शिप्स के साथ आए थे,
अब उन्होंने डबल कर दी शिप, 8 शिप्स के साथ इस बार ये आए। तो कनकवा ट्रीटी साइन हुई और इससे जो है लिमिटेड ट्रेड इनको अलाउ करा दिया गया, लिमिटेड ट्रेड अलाउ करा दिया गया। और थोड़े से वेस्टर्न रिलेशंस, फर्स्ट टाइम जापान जो है अपनी जो पॉलिसी हुआ करती थी उसकी पॉलिसी ऑफ सेक्लूजन अब हमें देखने को मिल रहा है कि वो कैसे कम होती जा रही है। तो ये सब क्या दर्शा रहा है? ये सब बाकुफू, वो जो शोगुन की सरकार है उसकी कमजोरी को दर्शा रहा है। तो देखिए लिमिटेड ट्रेड अलाउ करा दिया गया और अगेन फ्रेंडशिप है क्योंकि नाम में, तो दोनों ही पार्टीज ने गिफ्ट्स एक्सचेंज करे। तो जैसे जब ये ट्रीटी साइन हुई तो ब्रिटिशर्स ने एक टेलीग्राफ का मॉडल दिया, एक पहली बार टेलीग्राफ जापान आ रहा है। 100 गैलन्स ये विस्कीज के लाते हैं अंग्रेज अपने साथ, तो 100 गैलन विस्की की इन्होंने दी। एक आप कहें तो फार्म टूल्स, कुछ अच्छे फार्म टूल्स ये देते हैं और उसके साथ साथ एक रेल रोड का मॉडल भी लाते हैं। एक नया आइडिया जापानीज को दिला रहे हैं, तो एक रेल रोड का एक प्लास्टिक कास्ट का मॉडल होगा वो भी लाते हैं। जापान ने दूसरी तरफ इनके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए एक सुमो रेसलिंग का जो है ऑर्गेनाइज किया। तो आप देखिए दोनों पार्टीज मिल रही हैं, दोस्ती कर रही है और इसका एक और रीजन भी है कि क्यों ट्रीटी साइन हुई, क्योंकि इन्हीं दिन मैं डच ट्रेडर्स की आपसे बात कर रहा था जो जापान में पहले से मौजूद थे। इन्होंने ही काफी प्रेशराइज किया, इन्होंने कहा कि देखो भैया ऐसा है, अभी तो ये खुद से ऑफर दे रहे हैं आपको, तो आप साइन कर लीजिए अच्छे टर्म्स में, अच्छे उसमें। कल के दिन कहीं ये ब्रिटिशर्स आ गए, क्योंकि इन्होंने डच ट्रेडर्स ने जापानीज को ओपियम का खौफ दिखाया कि भैया देखो कैसे चाइना का एक्विजिशन हो गया है। तो कल के दिन ही अगर ब्रिटिशर्स आते हैं, हम ये तो फिर भी अमेरिकन हैं, अगर ये ब्रिटिशर्स आ गए तो आपको फोर्सफुली सब्जुगेट कर देंगे। तो इससे बढ़िया ये है कि खुद से ही आप ट्रीटी साइन कर लीजिए अमेरिकन के साथ एक अच्छे टर्म्स में। तो ये सारे खौफ थे, ये सारे खौफ दिखाए गए और फाइनली ये ट्रीटी साइन करी गई, कनगवा ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। तो ये सब चीजें हुई और इसमें दो चीजें करी गई, दो इंपॉर्टेंट चीजें अगर मैं इसमें बात करूं आपसे, तो क्या करी गई कि ट्रेड तो मिला ही, ट्रेड तो मिला ही, लेकिन एक बात इसमें यह है कि दो पोर्ट्स इनको दिए गए जापान के। सो दो पोर्ट्स ब्रिटिशर्स को दिए गए, जिसमें से एक था शिमोडा, शिमोडा का पोर्ट था, और जो दूसरा पोर्ट था उसका नाम था हाकोटाडे, पोर्ट ऑफ हाकोटाडे। नाम थोड़े से हैं बट आप कंसेप्ट को समझिए। और शिमोडा के पोर्ट में एक अमेरिकन कॉन्सुलर भी रहेगा। कॉन्सुलर वो होता है जो कि उस कंट्री का रेसिडेंट हो, जैसे एम्बेसी जैसा कंसेप्ट आप समझिए। तो शिमोडा के पोर्ट में एक अमेरिकन कॉन्सुलर भी रहेगा। तो ये दो इसमें चेंजेस थे, दो पोर्ट्स इन्हें दिए गए और ये ट्रीटी जो है फाइनलाइज करी गई। तो पहले जो कॉन्सुलर शिमोडा में रहे उनका नाम था टाउनसेंड हैरिस। आप देख सकते हैं इनकी पिक्चर, ये फर्स्ट कॉन्सुलर थे जो कि शिमोडा के पोर्ट में रहते हैं और ये शिमोडा के पोर्ट में रिसाइड करते हैं। और अगेन कन्विंस किया इन्होंने अथॉरिटीज को, और अबे मासाहाइरो के बाद इनके जो अगले काउंसिल ऑफ एल्डर बनते हैं उनका नाम था होटा मासोयोशी। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये नेक्स्ट काउंसिल ऑफ एल्डर थे। ये भी अगेन काइकोकू जो स्कूल में आपको कह रहा था ना, जो कि वेस्टर्न एक्सेप्टेंस को मानता है, ये भी उसी स्कूल के आते थे जैसे अबे मासाहाइरो थे। नाउ अब इस जनाब का, इस बंदे का, टाउनसेंड हैरिस का बड़ा रोल है, बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है। इसी बंदे ने अथॉरिटीज को बहुत प्रेशराइज किया, अथॉरिटीज को कन्विंस किया बहुत ज्यादा कि भैया और रिलेशन को अच्छा किया जाए, हमसे और आप जो है नाते जोड़ें। तो फाइनली हुआ क्या, एक हैरिस ट्रीटी जो है साइन होती है और टाउनसेंड हैरिस ने ही मतलब इतना प्रेशराइज कर दिया जापानीज बाकुफू गवर्नमेंट को कि उनको मानना ही पड़ा और एक हैरिस ट्रीटी साइन होती है। इनके नाम की ही ट्रीटी है तो आप देख सकते हैं, और यहाँ से शुरुआत होती है अनइक्वल ट्रीटी सिस्टम की। सो अनइक्वल ट्रीटी सिस्टम क्यों है, क्योंकि ये ट्रीटी जापान के लिए बेनिफिशियल थी ही नहीं। तो फाइनली एक हैरिस ट्रीटी साइन होती है और ये हैरिस ट्रीटी जनाब साइन करवा लेते हैं 1848
58 में 1858 में एक हैरिस ट्रीटी साइन हो गई। और इस ट्रीटी के टर्म्स अगर आप जानेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा क्यों अनइक्वल है, क्यों जापानीज के लिए फेवरेबल नहीं है। हुआ क्या, जब ये बंदे आए, जब ये टाउनसेंड हैरिस आए, इन्होंने इतना प्रेशराइज किया और इस ट्रीटी के चक्कर में 5 पोर्ट्स जापान के खोल दिए गए, जिसमें से निगाटा एक पोर्ट है, नागासाकी एक पोर्ट है, निगाटा, नागासाकी। आप देखेंगे योकोहामा, योकोहामा वेरी फेमस पोर्ट जापान का है। उसके साथ साथ आप देखेंगे ईडो और कोबे, ये 5 पोर्ट्स खोल दिए गए जापान के, 5 पोर्ट्स खोल दिए गए। और दूसरा, पहला प्रोविजन ये है, दूसरा प्रोविजन कि जो टैरिफ्स पहले जापान लगाती थी हाई, ताकि ट्रेड ना हो, क्योंकि उसकी सिक्लूशन की पॉलिसी थी, बाहर वो नहीं कांटेक्ट करते थे। अब उन्होंने टैरिफ जो है, ये कहा गया कि भैया जो आपके पहले के टैरिफ थे, अब वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं उसके बेसिस पे तय होंगे। बहुत हो गई आपकी मनमानी, अब जो आपके टैरिफ लगेंगे ना भाई साहब, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप ही लगेंगे। जरा सोचिए, इंपोर्ट ड्यूटीज, सोचिए जरा, इंपोर्ट ड्यूटीज हुआ करती थी वो तक कम कर दी गई, ताकि इन यूएस का बेनिफिट हो सके, इनके प्रोडक्ट आ सके। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये था कि भाई साहब एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी जो है वो लगा दी गई। एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी क्या होता है कि इसका ये मतलब था कि जो भी यूएस के रेसिडेंट्स होंगे उनको जापान का लॉ इन्फोर्सेबल नहीं होगा, जापानीज लॉ उनके लिए इन्फोर्सेबल नहीं है, जो कि हमारे यूएस के रेसिडेंट्स हैं। तो यूएस के रेसिडेंट्स होंगे, उनको जो पनिश होगा वो यूएस की ही अथॉरिटीज करेगी। तो जरा सोचिए, आप जहां रह रहे हैं वो आपको पनिश नहीं कर सकते, तो उससे ज्यादा तिरस्कार किसका क्या हो सकता है। तो ये कहते हैं ना मीठी छुरी होना, तो ये मीठी छुरी ही जापान पे लग गई। और ये सारे कंडीशंस इतने हार्श थे जापान के लिए, ये सारी ट्रीटीज उनको माननी पड़ी, और यहीं से शुरुआत हुई अनइक्वल ट्रीटी सिस्टम की। और यकीन मानिए, इस अनइक्वल ट्रीटी ने जो गुस्सा जापान के लोगों में बढ़ाया, जो डिसकॉन्टेंट खासकर समुराई क्लास, अभी हम डिस्कस करेंगे, उनमें फैलाया, उसने बाकुफू के सस्टेनेंस पे सवाल खड़े कर दी। और अभी हम आगे देखेंगे कि क्या होने वाला है, कैसे एक रिस्टोरेशन जापान में होने वाला है। इन सब चीजों, जो बेड़ा इन्होंने उठा लिया है बाकुफू ने, जो इतना उन्होंने रायता फैला दिया है, ये सब चीजें काफी हानिकारक इनके लिए तय होने वाला है। तो ये हमने अभी तक अनइक्वल ट्रीटी सिस्टम के बारे में जाना। और ये तो खैर अमेरिका से इन्होंने करी। कुछ समय के बाद ये ऐसी ही ट्रीटीज रशिया से भी करते हैं, फ्रांस से भी करते हैं, हॉलैंड से भी करते हैं। जरा सोचिए, अब इतना जापान पोलराइज खुल गया है, ब्रिटेन से भी करते हैं। तो भाई इन्होंने कहा होगा ना, यार ये क्या कर रहे हो तुम, रशिया वालों ने खास कहा होगा, सबसे पहले 1790 के दशक से हम आए हैं, आप ये जो है अमेरिका से कर रहे हैं, भैया ये तो गलत बात है, देखो हमसे भी करो। इन सब ने भी फोर्स किया, इन सब के साथ भी करनी पड़ी, तो क्या करें यार। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली जापान को, उसका मैं कहूं तो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ही हो गया अगर देखा जाए। तो ये कई चीजें हैं, और अब हम थोड़ा सा बाकुफू के बारे में डिस्कस करेंगे कि बाकुफू कैसे जो मिलिट्री सरकार है इसके सस्टेनेंस पे सवाल खड़े होने लगे। तो बात करते हैं बाकुफू के सस्टेनेंस की। अब बाकुफू के जो फॉर्च्यून्स हैं अब वो डिक्लाइन होने लगे। तो जब ये अनइक्वल ट्रीटी सिस्टम हुआ, तो जो ये जनाब है हमारे होटा मासायोशी, इनको रिजाइन करने को कहा गया। तो बंदे ने रिजाइन कर दिया, इन जनाब ने रिजाइन कर दिया, इनको फोर्सफुली जो है रिजाइन करने को कहा गया। इनको कहा गया कि यार देखो, तुम सक्षम नेता नहीं हो। जो कोर्ट रहा होगा इंपीरियल कोर्ट जापान का, है ना, हम सब जानते हैं, एक शोगुन है मिलिट्री सरकार, और एक एम्पेरर है जिसका अपना इंपीरियल कोर्ट है। तो इंपीरियल कोर्ट ने कहा होगा यार देखो, तुम सक्षम नहीं हो, तुम रिजाइन कर दो। इनके बाद जो काउंसिल ऑफ एल्डर बनते हैं, उनका नाम था ई नासुके। ये जनाब बनते हैं अगले काउंसिल ऑफ एल्डर। तो ये बनते हैं अगले काउंसिल ऑफ
एल्डर। और उससे पहले ये एक देम्यो हुआ करते थे और सबसे पावरफुल देम्यो जापान के हुआ करते थे, क्योंकि पावरफुल तो थे ही और एक हेरिडेटरी देम्यो थे, और हेरिडेटरी वाले हम सब जानते हैं बड़े पावरफुल होते हैं। जब ये आए इनासुके, तब इन्होंने जापान का पूरा स्पेक्ट्रम बदला, बहुत अच्छे चेंजेस करे, और कुछ समय तक लगा भी कि बाकुफू जो है अपनी पावर को गेन कर रहा है। कुछ समय तक लगा कि बाकुफू की पावर एक लिमिटेड टाइम के लिए बढ़ रही है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस करे, जैसे कि इन्होंने हैरिस ट्रीटी को साइन करवाया, उसको फोर्सफुली साइन करवाया। मतलब आप ये समझिए, होटा मसायोशी ने प्रपोजल आगे रखा, लेकिन एग्जीक्यूशन का काम इनका था, इनासुके का था, तो ट्रीटी को साइन करवाया। जो लोग कह रहे थे कि जो भी लॉर्ड्स इसका अपोज कर रहे थे, उन सबको अरेस्ट करवा दिया इन्होंने, कि जो भी इनके खिलाफ गया उनको अरेस्ट करवा दिया, तो एक खौफ ये दिलाने लगे। ट्रीटी साइन करी, जो भी कहे उनको हाउस अरेस्ट करा दिया, और इस चक्कर में इन्होंने समुराई क्लास से दुश्मनी मोल ले ली। समुराई की जो बिटरनेस थी इनके प्रति वो बढ़ने लगी, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, लॉर्ड्स को आप अरेस्ट करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है ना यार, ये दुश्मनी मोल लेना हो गया, क्योंकि आप तो फिर तानाशाही कर रहे हैं ना। और हुआ भी इनका हश नहीं है, क्योंकि ये जब 1860 में जब ये शोगुन की कासल जा रहे थे, तो शोगुन के गेट में ही इनको असैसिनेट कर दिया गया, इनको मार डाला, समुराई क्लास ने इनको मार डाला भाई, क्योंकि बहुत, आप एक रबड़ को कितना खींचेंगे। ठीक है, आप पावरफुल हैं, आपकी पर्सनैलिटी भैया एक राजा जैसी है, मान लिया, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली 1860 में शोगुन की जब ये दरवाजे में गए, तो उनको असैसिनेट वहीं मार दिया गया, और इनासुके का चैप्टर यहाँ से क्लोज हुआ। छोटी सी कहानी है, बट आप समझिए कि इनासुके ने काफी चीजें प्रपोज करी। क्यों ये ट्रीटी साइन कर रहे हैं, क्योंकि ये भी अगेन काइकोकू स्कूल के ही हैं, उस वेस्टर्न वाले ही स्कूल के हैं, तो ये आप समझ के चलिए। तो ट्रीटी का साइन करना हुआ, इनको असैसिनेट जो है कर दिया गया। तो अब ई के बाद अब कहानी बदलेगी, क्योंकि ई के बाद जो सक्सेसर्स आते हैं, जो लीड करते हैं, वो सक्सेसर्स मैं कहूंगा लेस एबल्ड थे, वो उतने सक्षम नहीं थे जितने ई थे। तो वो नहीं जो है कार्यभार संभाल पाए, नहीं जो है कोर्ट की पावर को बढ़ा पाए, और इससे अल्टीमेटली जो ये मिलिट्री सरकार है, जो ये बाकुफू वाली गवर्नमेंट है, वो फॉल होने लगी, क्योंकि इन्होंने ही बाकुफू का कार्यभार संभाल रखा था, यही सारे लॉर्ड्स को अपने अधीन चुप करा के रखते थे, बट वो सक्सेसर्स आगे चल के नहीं जाने लगे, और एक स्कोप खुल गया। अब अलग अलग डेमियोस क्रिटिसाइज करने लगे, तो सबके व्यू पॉइंट्स आगे आने लगे। तो जो सक्सेसर्स थे वो काफी असक्षम थे, लेस एबल्ड थे, और इसी बीच सात्सुमा के एक लॉर्ड ने या एक देमियो ने एक चीज प्रपोज करी जो सबको माननी पड़ी। अब देखिए, देमियो की पावर इतनी बढ़ने लग गई है, तो ये एक चेंज है, क्योंकि ये सक्सेसर्स नहीं थे ना, ये जो हेड थे एबल नहीं थे, ई नासुकी जैसे या उससे पहले जैसे। तो एक सात्सुमा के देमियो ने कहा, सात्सुमा एक एरिया है जापान में, उसके देमियो ने कहा कि अब करते क्या है कि कोर्ट और जो हमारा बाकुफू है, इनको यूनाइट कर देते हैं। ये जो हमने अलग अलग सिस्टम बना रखा है जापान में, कि मिलिट्री सरकार अलग होगी, उसकी पावर हमने जो अलग दे रखी है, और अपने कोर्ट, इंपीरियल कोर्ट, एम्पायर वाला जो सिस्टम है, वो जो हमने अलग करा हुआ है, उसको मिला देते हैं। और अल्टीमेटली यकीन मानिए, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ तोकुगावा ये हो रहा है, यूनाइट करने का प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, प्रपोजल एक्सेप्टेड। और जब ये प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, तो जाहिर सी बात है, जो पहले स्टेटस बाकुफू का ऊपर था, अब वो नीचे चला गया, तभी तो कोर्ट के बराबर हो गया। तो बहुत सारे कंसेशंस यहाँ पे दिए गए, बहुत सारे कंसेशंस आप देखेंगे उनको देने पड़े, जो ये बाकुफू वाले थे। बाकुफू की सरकार को, शोगुन को बहुत सारी पावर्स, बहुत सारी कंसेशंस देने पड़े, और उसकी अथॉरिटी अब कम होने लगी। जैसे अगर मैं कुछ कंसेशंस की बात करूं, तो सबसे मेजर कंसेशन, ये जो ऑल्टरनेट अटेंडेंस का सिस्टम था, जो हम सब जानते हैं, यही एक कड़ी था जो कि बाकुफू की शक्ति को बढ़ाता था। उसके डेज कम कर दिए गए, अब बस 100 दिन रहना है 3 ईयर्स में, आपको ईडो में बस 100 दिन कर दिया गया। और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जिनको पहले फोर्सफुली रखा जाता था ईडो में, अब फैमिली मेंबर्स भी वहां से जा सकते हैं।
कैन लीव, तो जरा सोचिए इतना मेजर कंसेशन जो है वो हो गया। अब वो भी छोड़िए, उससे भी बड़ा कंसेशन कि जो शोगुन है वो खुद जाएगा क्योटो और वहां पे जाके नेशनल पॉलिसी पे डिस्कस खुद जाके करेगा। जरा सोचिए, मतलब उसकी गरिमा, उसका एटीट्यूड पे क्या ठेस पहुंची होगी जब ये प्रोविजन एक्सेप्ट किया गया होगा कि शोगुन खुद जाएगा, वो खुद जाएगा क्योटो और कोर्ट में जाके खुद जो है पॉलिसीज पे डिस्कस करेगा। वो शोगुन जो बैठा रहता था पहले अपने ईडो में और जहां लॉर्ड्स मिलने जाते थे, अब उसको कहा जा रहा है कि भैया तुम जाओ, तुम क्योटो जाओ, तुम कोर्ट जाओ, तुम नेशनल पॉलिसीज पे डिस्कस करो। जरा सोचिए उसकी पावर पे क्या हानि आई होगी, उसके उसका तो मनोबल कितना टूट गया होगा, बिखर गया होगा, जाहिर सी बात है। तो ये हुआ, और पॉलिसीज पे डिस्कस करो, तो ये सारी चीजें हैं। और जो हाई पोस्ट हैं, जो हाई पोस्ट हैं वहां पे जो रिफॉर्मिस्ट ऑफिशियल्स हैं उन्हें अपॉइंट किया जाए, जो कि चेंजेस के बारे में सोचें, जो कि अब नई नई पॉलिसीज को फ्रेम करें। तो ये भी मेजर चेंज आ रहा है। तो ये सबसे पहला केस हमें देखने को मिलता है 1863 में, जब पहली बार तोकुगावा जो है वो जाता है क्योटो। 3000 की सेना के साथ जाता है, लेकिन वो जाता खुद है। तो आप जरा सोचिए कि कैसे बाकुफो के लिए इतना मुश्किल हो रहा है देमियोस को होल्ड करके रखना, उनको दबा के रखना। और अब यहां से एक ट्विस्ट आएगा कहानी में। यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे दो चीजों की, दो डोमेन्स की, दो एरियाज की। और मैं आपको मैप में दिखाना चाहता हूँ। अगर आप मैप देख सकते हैं तो यहाँ पे आप दो डोमेन्स पे फोकस करिए, एक चोशु और एक सात्सुमा। ये दो डोमेन्स पे आप जरा फोकस करिए, चोशु और सात्सुमा पे। ये देखिए, ये वाला जो एरिया है दैट इज चोशु, और ये वाला जो एरिया है दैट इज सात्सुमा। देखिए दोनों ही एरियाज की लोकेशन देखिए, जस्ट आउटर कोर पे है, बिल्कुल आउटर सेक्शन पे है, ये बिल्कुल आउटर सेक्शन पे है। तो जाहिर सी बात है, ये दोनों ही जो डोमेन्स हैं चोशु और सात्सुमा, मैं क्यों इनका जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों ही आगे चल के रिबेलियस होंगे, सत्ता परिवर्तन में योगदान देंगे। तो आप जरा समझ के चलिए, ये दोनों ही बिल्कुल आउटर सेगमेंट में है जापान में। इसलिए जो सेंट्रलाइजेशन है या जो सेंट्रल कंट्रोल है वो बड़ा कम होगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही बाहर है, तो उतना उतना कंट्रोल नहीं है इनके ऊपर। और यहाँ पे उतने चेंजेस भी नहीं आए, क्योंकि जितना चेंजेस हमने जब जैसे कि बात करी, पेरी आए, उसके बाद हैरिस आए, तो काफी पोलराइजेशन, काफी रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक चेंजेस स्ट्रक्चर में हमने देखा कि जापान में हो रहा है। बट ये एरिया अनटच्ड रहे मोटा मोटा, यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस उतने नहीं हो रहे हैं। ठीक है जी, लेस हैं, बड़े कम हैं। तो ओल्ड वैल्यूज, ओल्ड नॉर्म्स स्टिल देयर आर प्रीवैलेंट, और इसलिए इनको ये फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन है, जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है, वो पसंद नहीं आ रहा है, तो इसलिए रिबेलियस होंगे, इसलिए रिबेलियस होंगे। बट उससे पहले ये डिस्कस तो करेंगे, लेकिन उससे पहले इनका रिबेल, ठीक है, चोशु सात्सुमा को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा समुराय के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, जो समुराय क्लास है उसके बारे में। हम सब जानते हैं जापान में समुराय क्लास काफी डिस्कॉन्टेंट में थी, और खासकर जो लो रैंकिंग वाले समुराय थे, क्योंकि उनको मौका नहीं मिल रहा था, हमने सबने डिस्कस किया था। और इनिशियली इनका जो एंगर था वो टुवर्ड्स फॉरेनर्स था। जब से इनकी एंट्री हुई, जब से पेरी साहब आए, तब से इनका गुस्सा उनकी तरफ, यूएस की तरफ होने लगा। लेकिन जिस पॉइंट पे हैरिस ट्रीटी साइन हुई, हैरिस ट्रीटी के बाद से इनका जो अब गुस्सा है वो बाकुफू के प्रति भी डाइवर्ट होने लगा, क्योंकि ये मानने लगे कि ये बाकुफू ही है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉरेन इन्फ्लुएंस लाने के लिए। और इन्होंने आवाज उठाई, जापान में डिबेट्स करवाई, डिबेट करी, बहुत चर्चा करी।
और आवाज करी इन्होंने, और अब मेरिट पे भी ध्यान केंद्रित किया, मेरिट पे भी अब कोर्ट का ध्यान जा रहा है। इनफैक्ट जो एफिकेसी थी हाई रैंकिंग समुराइज की, हाई समुराइज की, उस पे भी जो है संशय होने लगा लोगों को, और उस पे भी अब सवाल उठने लगे। तो अब इनका एक टर्नओवर आ रहा है, इन पे अब ध्यान केंद्रित हो रहा है। और ये जो लो रैंकिंग वाले यंग समुराय थे, एक इनका फीचर यही था कि यंग समुराय थे, तो एक बिल्कुल एक न्यू जनरेशन थी जो कि जापानीज लीडर की थी, इनको वॉइस मिल रहा था। लेकिन एक मैं एक चीज कहूंगा कि इनका जो रिएक्शन था काफी इमोशनल था। तो ये जो मूवमेंट करती भी हैं, जो अगर कुछ अटैक्स इन्होंने करे भी हैं, तो वो हम रेवोल्यूशनरी नहीं कह सकते, दीज आर नॉट रेवोल्यूशनरी अटैक्स, क्योंकि इमोशनल रिएक्शन था इनका बस। और चैनल नहीं था कोई बहाने का, और साथ साथ में आप देखेंगे कि चैनल ना होने के चक्कर में ये प्रोस्टिट्यूशन में चले गए। अपना एंगर है भाई साहब, कैसे ना कैसे तो भैया शांत कराना है, तो ये जो है थोड़ा सा प्रोस्टिट्यूशन में चले गए। ये जो है शराब और कोठे का इन्होंने बहुत सहारा लिया, तो ये वाइन के एडिक्ट हो गए, क्योंकि काफी गुस्सा थे, और अपने गुस्से को, अपने थॉट प्रोसेस को ये अच्छे से चैनलाइज नहीं कर पाए। आप समझ रहे हैं? तो इनके मूवमेंट को जो चलता भी है वो काफी रेवोल्यूशनरी है, ऐसा हम नहीं कह सकते। और हालांकि इनका एक बहुत अच्छा लीडर था चोशो में, खासकर चोशो में जो इन समुराइज को जो है, इनको ना शिशी समुराय कहा जाता था। शिशी समुराय इनका नाम था, इनको कुछ समुराइज को शिशी कहा जाने लगा। शिशी का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसके पास स्पिरिट है, तो मैन ऑफ स्पिरिट, ऐसे इंसान को शिशी कहा जाता है। तो शिशी समुराय की तरह कुछ समुराय जाने भी गए। और चोशो में बड़ा हमें अच्छा एग्जाम्पल मिलता है एक टीचर का, और उनका नाम है योशिडा। ये वही चोशो है जिसकी मैंने बात करी अभी। तो योशिडा शोइन थे यहाँ पे, जो कि ट्रेन करते हैं कई सारे समुराय को। और ये योशिडा जो थे, ये स्टूडेंट थे शोजान के, जिसकी मैंने बात अभी करी। तो शोजान के स्टूडेंट थे, जो कि काइकोकू स्कूल के फाउंडर थे। और इन्होंने, योशिडा ने कोशिश करी कि ये जापान से जाएं, यूएसए की तरफ भागे, और ये पेरी की शिप में भी बैठ गए थे, लेकिन इनको पकड़ा गया, वापस पाकुफू ट्रूप्स को सौंपा गया, और फिर ये चोशो में बस गए, और यहाँ पे इन्होंने स्कूल चलाया, कई समुराई को ट्रेन किया, और एक नया डायरेक्शन दिया। तो योशिडा का काफी ज्यादा आप देखेंगे कंट्रीब्यूशन है। लेकिन एक चीज और मैं कहूंगा, इनिशियली जो इनका माइंडसेट था इन समुराई क्लास का, खासकर यंग समुराई क्लास का, कि हमें फॉरेन इंटरवेंशन चाहिए ही नहीं। 1865 तक आते आते 1865 तक आते आते बदल जाता है, इनका माइंडसेट बदल जाता है, और ये रियलाइज कर लेते हैं कि हमें वेस्टर्न वेपन्स की आवश्यकता है, और जब तक हमें वेस्टर्न वेपन्स नहीं मिलेंगे तब तक हम अपना डिफेंस को नहीं सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने वेस्टर्न ट्रेड को जो है अपने बेनिफिट्स के लिए अनुमति दे दी, एक्सेप्टेंस दे दिया। तो अब इनकी अप्रोच भी थोड़ा सा काइकोकू वाली हो गई, और इसमें समय लगा, अचानक से इनका माइंडसेट नहीं बदला। वो क्यों हुआ? क्योंकि 1864 में एक घटना घटित होती है, अभी हम उसी को अब डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि इनका माइंड चेंज होता है। सो लेट्स कम टू द 1864 कंसेप्ट। 1864 से पहले थोड़ा सा हम चोशु और सात्सुमा के बारे में जानते हैं। तो देखिए, ये है अपना चोशु और ये है अपना सात्सुमा। जैसे कि मैंने आपको कहा, ये दो आउटर बाउंड्रीज हैं। और ये देखिए तनेगाशिमा, ये एक स्ट्रेट है पानी में बसा हुआ, इसका अभी हम जिक्र करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रेट था, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करूं, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये बीच में पानी है, पूरा एक रास्ता, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ तनेगाशिमा। स्ट्रेट ऑफ तनेगाशिमा आप नाम भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लीट्स आ गई थी, ब्रिटिश फ्लीट्स आ गई थी, नेवीज आ गई थी, और जो सात्सुमा है वो यहाँ पे क्या करता है, इनफैक्ट सात्सुमा तो नहीं, लेकिन चोशु ने अलाउ नहीं करता है यहाँ पे आने के लिए।
तो अभी उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी आप इतना समझिए, ये दो थे, चोशु और सात्सुमा, इनका अपना एक अलायंस बनेगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो आगे बढ़ने से पहले होता क्या है कि चोशु जो है, इसको देखिए, चोशु की बात कर रहा हूं। चोशु जो है थोड़ा सा रिबेलियस हो जाता है। चोशु एक्ट एज रिबेलियस, ये रिबेलियस हो जाता है काफी। और होता क्या है कि चोशु क्या करता है, चोशु के डोमेन में फॉरेन वेसल्स आ गए थे। ये आप देख रहे हैं चोशु, तो यहाँ पे कुछ फॉरेन वेसल्स आ गए थे, बाहरी पावर्स के जो शिप्स हैं वो आ गए थे, और इन्होंने मना कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तनेगाशिमा तो नहीं, उसको भूल जाइए, तनेगाशिमा नहीं है, स्ट्रेट, दैट इज स्ट्रेट ऑफ, यहाँ पे एक स्ट्रेट है, क्योंकि चोशु की बात है तो आप तनेगाशिमा को रहने दीजिए, मैं थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूँ। स्ट्रेट का नाम था स्ट्रेट ऑफ शिमोनोसेकी, स्ट्रेट ऑफ शिमोनोसेकी। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट रही होगी शिमोनोसेकी की, और चोशु ने मना कर दिया कि आप यहाँ पे नहीं पोर्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप नहीं जो है अपने जो वेस्टर्न शिप्स हैं उनको नहीं रख सकते हो। तो इससे काफी, इनफैक्ट उन्होंने अटैक भी किया इन वेस्टर्न शिप्स के ऊपर, चोशु के लॉर्ड ने। तो इससे फॉरेन पावर्स ने काफी प्रेशर जो है शोगुन पे बढ़ाया कि भाई आप देखिए आपके लॉर्ड्स क्या कर रहे हैं। तो फिर जो है बाकुफू ने, या जो शोगुन है, उसने अपना एक एमिशरी भेजा, अपना एक दूत भेजा चोशु में कि भैया आप ये क्या कर रहे हैं, आप क्यों इनके वेसल्स पे अटैक कर रहे हैं, इनको क्यों नहीं ट्रेड करने दे रहे हैं। और आप यकीन मानिए, चोशु में जो समुराय थे उसने इस एमिशरी को किल कर दिया, किल्ड बाय समुराय जो वहां के चोशु के थे। अब ये बात शोगुन को पता चली, तो शोगुन तो भैया खतरनाक गुस्से में आ गया। तो शोगुन ने सोचा कि भाई साहब अब बदला लेने की बारी है। तो अब होता क्या है, कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और शोगुन क्या करता है, सारे लॉर्ड्स को इकट्ठा करता है अगेंस्ट चोशु, अगेंस्ट चोशु। और ये फर्स्ट एक्सपेडिशन होता है, फर्स्ट अटैक होता है शोगुन का चोशु में, चोशु के डोमेन में। अब इनमें से कुछ लॉर्ड्स हाफ हार्टेडली थे, कुछ लॉर्ड्स पूरा समर्थन में थे, कुछ लॉर्ड्स पूरा समर्थन में नहीं थे, और इसमें सात्सुमा भी था, सात्सुमा का लॉर्ड भी था। तो अल्टीमेटली यही होगा कि चोशु के ही हारेंगे, जाहिर सी बात है। तो चोशु डिफीटेड, तो चोशु की यहाँ पे हार हो गई। तो ये फर्स्ट फ्यूनेटिव एक्सपेडिशन भी उसको कहा जाता है, फ्यूनेटिव एक्सपेडिशन, जो कि शोगुन करता है। तो इसका रिजल्ट क्या रहा, इसके रिजल्ट में चोशु ने कहा कि ठीक है भैया, कहा क्या, उसको फोर्स किया गया कि आप एक फॉर्मल जो है क्षमा मांगेंगे, फॉर्मल आप जो है एक अपॉलॉजी मांगेंगे, और उसके साथ साथ 3 जो आपके ऑफिसर्स हैं उनको मारा जाएगा, क्योंकि वो रिबेलियस हो गए थे। तो उन 3 ऑफिसर्स का सुसाइड भी जो है कहा गया कि आप उनको मारेंगे। तो इसका ये एक एंड रिजल्ट रहा। और बाकुफू ने, आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि जैसे कि कंसेशंस बाकुफू ने दिए, तो बाकुफू ने भी इंटर्न कोशिश करी है अपने पावर को बढ़ाने के लिए। जैसे कि बाकुफू शोगुन वापस से ऑल्टरनेट अटेंडेंस सिस्टम ला रहा था, वो वापस से क्योटो में बार बार अटैक कर रहा था। तो ये चीज फिर डोमेन्स लॉर्ड्स को पसंद नहीं आई, और जो लॉर्ड्स का समर्थन आप भी पहले इसमें देख रहे हैं, पहले चोशु की तरफ जो अटैक हुआ है उसमें देख रहे हैं, सेकंड अभी दोबारा अटैक करेगा शोगुन चोशु में, तब वो आपको समर्थन नहीं दिखेगा उन लॉर्ड्स का, इनफैक्ट बहुत सारे लॉर्ड्स का। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये चीजें होती हैं, और फाइनली 1866 में वापस से जो है शोगुन जो है अटैक करता है, वापस से अटैक होता है। ये अटैक हुआ था 1854 में, जो मैं पहला अटैक कह रहा था। आप समझिए 1.5 लाख 1.5 लाख के समुराई तो शोगुन के पास ही थे, तो जाहिर सी बात है चोशु हारेगा ही। देन 66 में अगेन शोगुन अटैक करता है, लेकिन इस बार कंडीशन अलग हो गई, क्योंकि अब जो है आप देख रहे हैं पिक्चर में, एक तरफ चोशु ही था, चोशु का ये लॉर्ड आप समझिए, और ये लॉर्ड जो है सात्सुमा का, जिसने इनिशियली प्रपोजल दिया था।
कि भैया कोर्ट और वॉट वाकुफों को मिला दिया जाए। ये सातसुमा वाला डोमेन का जो लॉर्ड है, ये दोनों आपस में अब तक मिल जाते हैं। तो जहां 1854 में कंडीशन अलग थी, 12 साल के बाद 1866 में कंडीशन बिल्कुल अलग हो जाती है और सात्सुमा और चोशु मिल जाते हैं। लेकिन इससे पहले इनका स्टैंड बिल्कुल अलग अलग था। जरा समझिए, सात्सुमा कहता था कि हमें एंटी फॉरेन पॉलिसी अपनानी चाहिए, हम फॉरेनर्स को चाहते ही नहीं हैं। और चोशु कहता था कि हमको जो है थोड़ा बहुत तो देखो करना पड़ेगा, कंसेशंस देने पड़ेंगे। तो दोनों का स्टैंड बड़ा अलग अलग था। सात्सुमा ऑन दी अदर हैंड, सात्सुमा जो था बिल्कुल आप समझो ऑर्थोडॉक्स कन्फ्यूशनिज्म वाला भरपूर बन के एक पॉलिसी थी। चोशु की थोड़ा सा एक्सेप्टेंस प्रैग्मेटिक अप्रोच, वही काइकोकू स्कूल वाली पॉलिसी थी कि भैया मानेंगे, एक्सेप्टेंस करेंगे। लेकिन समय के साथ साथ जब उन्होंने देखा कि यार ये बाकुफू वाले जो शोगुन हैं ये तो बड़े कट्टर हो रहे हैं, बड़े इनएफिशिएंट हैं, तो ये मिल जाते हैं और 1866 में दोबारा से अटैक किया जाता है। क्योंकि खफा होने का रीजन भी है, क्योंकि शोगुन बार बार क्योटो में अटैक कर रहा है। इनफैक्ट वो फ्रांस के टेक्नीशियंस की हेल्प ले रहा है और अटैक कर रहा है अपनी कंट्री में, क्योटो में। तो लॉर्ड्स का भरोसा शोगुन ने खो डाला। तो फाइनली दोनों ने अलायंस बनाया और इस बार आप देखेंगे कई डोमेन्स जो पहले साथ थे, कई डोमेन्स के लॉर्ड्स साथ ही नहीं देते। तो यहाँ से फिर फेट चेंज होती है और यहाँ पे फिर शोगुन की डिफीट होती है, शोगुन लॉस्ट और हार जाता है। ना हम रीजंस को देखते हैं, व्हाट वर द रीजंस फॉर द डिफीट। पहली बात, सात्सुमा और चोशु, इन दोनों का जो प्रॉस्पेरिटी का लेवल था बहुत ज्यादा था, बहुत प्रॉस्पेरस थे। मतलब सात्सुमा ने तो आप देखेंगे शुगर पे इसकी मोनोपोली थी बिल्कुल। चोशु ने आप देखेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करा हुआ था, क्योंकि वो काइकोको अप्रोच है, तो उसने कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रखा था ताकि अगर इमरजेंसी पड़े पैसा अपने पास रहे। तो एक तरफ जहां जापान, जहां शोगुन फाइनेंशियल स्ट्रेस से गुजर रहा है, इन्होंने बहुत अच्छा जो है व्यवस्था करी हुई थी। और आप यकीन नहीं करेंगे, इनका ये तो सिस्टम था ही, और यहाँ पे उतना इन्फ्लुएंस नहीं था। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, यहाँ पे उतना इन्फ्लुएंस नहीं था। तो और दोनों ही जो ये डोमेन्स थे, ये हमेशा से, क्योंकि मैंने कहा आउटर सेगमेंट में थे, तो हमेशा से शोगुन ने इनको एलियनेट करके रखा। हमेशा से 1600 से अगर मैं देखूं तो शोगुन ने इन दोनों ही डोमेन्स को एलियनेट करके रखा हुआ था, बाहर करके रखा हुआ था। तो इसलिए इनकी हमेशा से एक हॉस्टिलिटी रही है जो पनप रही थी, और ये फुल फॉर्म में 1867 में आ जाती है सामने। एलियनेट करने का रीजन यही था क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से काफी दूर है, तो जाहिर सी बात है उनके एंसेस्टर्स जो रहे होंगे उन्होंने भी ये एलियनेशन झेला होगा। तो इसलिए लॉर्ड्स ने सोचा कि नहीं यार, अब तो समय आ गया है कि बदला लेने का, और ये एक साथ आ जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है एल्बर्ट क्रेग। एल्बर्ट क्रेग वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिस्टोरियन है जो कि आपको इस विषय में देखने को मिलेंगे जो लिखते हैं। तो एल्बर्ट साहब क्या लिखते हैं कि वो कुछ रिचुअल्स कहते हैं, क्योंकि सात्सुमा और चोशु में कुछ ऐसे रिचुअल्स चलते थे जो दिखाते हैं कि यहाँ के लोग कैसे शोगुन के खिलाफ थे। जैसे अगर आप बात करें तो अगर मैं चोशु की बात करूं तो चोशु में वो डिस्क्राइब करते हैं एल्बर्ट क्रेग साहब कि चोशु में जो मदर्स हुआ करती थी ना, जो माएँ हुआ करती थी, वो अपने बच्चों के जो पैर हैं, जो फीट हैं, वो ईस्ट की डायरेक्शन में रखती थी। मतलब बच्चा यहाँ सो रहा है, पैर उसके ईस्टर्न डायरेक्शन में होते थे। और उसकी माँ उस बच्चे को ये कहती थी कि तुम अपने सपने में भी जो है ध्यान रखना कि तुमने शोगुन का विरोध करना है। और पैरों को ईस्टर्न डायरेक्शन में रखने का मतलब है डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि ईस्ट में तो है बाकुफू का हेडक्वार्टर ईडोइसम। ऐसे ही आप देखेंगे तो चोशु में हर साल, एवरी ईयर, जब पहला दिन होता था, फर्स्ट डे ऑफ एवरी ईयर, तो वहाँ के जो इंस्पेक्टर्स होते थे, वहाँ के जो लीडर्स होते थे, वो पूछते थे लॉर्ड से
कि क्या धाबा बोल दें आप शोगुन के खिलाफ, और शोगुन हर साल कहता था कि अभी वक्त है, जरा रुकिए जरा। तो अब जरा सोचिए ये जो एक विरोध है कितने समय से पनप रहा है। अगर मैं सात्सुमा की बात करूं तो सात्सुमा में आप देखेंगे जो 9वां महीना होता था, हर साल के 9वें महीने के 14वें दिन में 14th डे में आप देखेंगे जो समुराय हैं वो मेडिटेट करते थे, और समुराय उस बैटल ऑफ सेकीगारा के बारे में सोचा करते थे, जिससे कि तोकुगावा का फॉर्म हुआ था कि क्यों हुआ बैटल, क्यों ये तोकुगावा बने। तो ये समुराय क्लास बैटल ऑफ सेकीगारा के बारे में सोचा करते थे, शेकीगारा, और मेडिटेट करा करते थे कि ये क्यों हुआ, ये क्यों आए ये तोकुगावा के लोग, ये क्यों आए ये रेजिम। तो देखिए हॉस्टिलिटी बढ़ती जा रही। एंड देन जैसे कि मैंने कहा समुराय क्लास भी अब हॉस्टाइल हो गई है, और उनका अप्रोच भी वेस्टर्न वेपन्स की तरफ बढ़ रहा है। उसका भी एक रीजन है, क्योंकि 1865 में जैसे कि मैंने कहा ब्रिटिश, फ्रांस, रशिया, इन सब ने मिलके चोशू में अटैक किया। तब इनके समुराई को रियलाइज हुआ कि भैया अगर हमें मजबूत होना है तो इनके वेपन्स हमें चाहिए ही चाहिए। तो अब देखिए इनका भी एक साठ गांठ हो गया, प्लस अब समुराई भी साथ आ गए। तो जब इतना बड़ा सेक्शन आ जाएगा शोगुन के खिलाफ, तो कहां से वो बच पाएगा, कहां से वो टिक पाएगा। तो फाइनली इस 1866 में युद्ध होता है, शोगुन हार जाता है, और यहाँ से बाकुफू की समाप्ति हो जाती है। बाकुफू एंडेड, बाकुफू की समाप्ति हो जाती है। तोकुगावा रेजिम जो 250 सालों से चल रहा था वो खत्म हो जाता है। एंड देन ये बैटल के बाद ये जो अलायंस बनता है चोशू और सात्सुमा का, ये एक एम्पायर जिसको हम मीजी एम्पायर कहते हैं उसको बैठा देते हैं, और एक नया एम्पायर बन जाता है। इनका नाम है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, मुत्सुहितो। तो मुत्सुहितो को एम्पायर बना दिया जाता है, और उस समय इनकी एज बड़ी कम थी, मतलब आप समझिए 12 से 15-20 साल के बच्चे थे, बड़े कम एज के थे, ज्यादा बड़ी एज नहीं थी। तो उनको एम्पायर बना दिया, सिस्टम को बदल दिया, और यहां से मीजी जो है, मीजी शासक आ जाता है, और मीजी रिस्टोरेशन आने वाले स्टेप्स में फॉलो होने वाला है। तो नाउ कम्स द क्वेश्चन, अब एक सवाल आता है, एक सवाल बड़ा अच्छा आता है कि क्या इसको रेवोल्यूशन कहा जा सकता है। तो कई हिस्टोरियंस इसमें बटे हुए हैं, और कई हिस्टोरियंस का अपना अपना व्यू है, लेकिन मेजरली एल्बर्ट क्रेग कहते हैं, अभी जिनका मैंने जिक्र किया, कि भाई साहब ये रेवोल्यूशन नहीं कह सकते आप इसे। कैसे कहेंगे आप इसे रेवोल्यूशन? क्योंकि रेवोल्यूशन जब होता है तो उसके पीछे एक नया आइडिया को लाने का प्रोसेस होता है। लेकिन जैसे फ्रांस का रेवोल्यूशन आप देखिए, वहां पे फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये नए थॉट आए थे, फर्स्ट टाइम फ्रांस में देखे गए। लेकिन क्रेग साहब कहते हैं कि ये जो मीजी का रिस्टोरेशन हुआ ये तो ओल्ड वैल्यूज के नाम पे हुआ है। भाई चोशू और सात्सुमा, मैंने क्या कहा, वो नहीं बदले थे उतना, वहां पे उतना इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया था। तो वो ओल्ड वैल्यूज को रिस्टोर करने में चाहते थे, वो नहीं चाहते थे फॉरेन इंटरफेरेंस। तो वो पुराने सिस्टम को दोबारा से लाना चाहते हैं। इसलिए कुछ नया थॉट नहीं आ रहा है, कुछ नई चीज इजाद नहीं हो रही है, तो ये रेवोल्यूशन नहीं है। एक और हिस्टोरियन है बैस्ले, बड़े फेमस इतिहासकार है। बैस्ले का कहना है कि जो रिस्टोरेशन होता है वो तो ओल्ड नॉर्म्स, ओल्ड वैल्यूज के उस पे होता है, के नाम पे होता है, लेकिन जो इसके रिफॉर्म्स होते हैं उन रिफॉर्म्स को रेवोल्यूशनरी कहा जा सकता है। क्योंकि जो चेंजेस अब हो रहे हैं, चले थे माइंड में रख के कि हम ओल्ड सिस्टम को रिस्टोर करेंगे, लेकिन जब ये रिस्टोरेशन करते हैं, जब ये रिफॉर्म्स लाएंगे, तो ये हाइब्रिड हो जाएंगे, इनका थॉट प्रोसेस बदल जाएगा और नए नए थॉट्स को लेके आएंगे। जैसे कि आप समझिए एक रिफॉर्म होता है जिसमें कॉमनर्स जो लोग हैं ना, सामान्य जनता, उनको मिलिट्री में शामिल करा जाने लगा। तो समुराय का फाउंडेशन खत्म कर दिया इन लोगों ने। कितना रेवोल्यूशनरी ये एक चेंज आ रहा है। तो रिस्टोरेशन हुआ है, उसको रेवोल्यूशनरी नहीं कह सकते, लेकिन जो रिफॉर्म्स होते हैं ना उनको रेवोल्यूशनरी कह सकते हैं, ऐसा बैस्ले का कहना है। बैस्ले बड़े अच्छे इतिहासकार है। तो यहां से एक चीज सामने आती है कि जापान में जो हिस्टोरिकल प्रोसेस है उसकी
रूट्स कितने तगड़े हैं। और कॉपरेशन देखिए, कोलैबोरेशन देखिए, बंदे अपने साथ खड़े हो रहे हैं। डोमेन की जो लॉर्ड्स हैं वो साथ दे रहे हैं, वो शोगुन के खिलाफ चले गए। इसके लिए गट्स चाहिए होते हैं, इसके लिए एक जज्बा चाहिए होता है। भारत में ऐसा नहीं था, इंडिया में ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ तो हम हमने लिटरली अपना देश बेचा है अंग्रेजों को। क्यों? प्लासी याद नहीं? क्यों वो मीर कासिम, मीर जाफर की कॉन्स्पिरेसी याद नहीं? इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी, एक्सेप्टेड, लेकिन देश को बचाने के लिए करी। इसलिए आज जापान इतना आगे है और यहाँ पे वो डोमिनेंस उतना नहीं आ पाया। हम तो भैया अपने बंदों का ही साथ नहीं देते हैं। बेचारा जो सिराजुद्दौला थे, 20 साल के थे जब प्लासी का युद्ध होता है। 100 साल पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है मीजी रिस्टोरेशन से। 20 साल का लड़का था, 50,000 की सेना थी, जिसमें से 48,000, 48,000 की सेना मीर जाफर के पास थी। वो पलट गया तो बेचारा वो 2,000 सेना के साथ था। उसके लॉयल जो लोग थे उन्होंने कहा कि आप जाइए, आप भागिए। भागता भी है, लेकिन मीर जाफर का बेटा उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है जब वो भाग रहा होता है। जरा सोचिए कितना हार्शफुल, कितना पेनफुल हमारा इतिहास रहा है, और ये कॉपरेशन वहां नहीं देखने को मिला। यहाँ देखिए, लॉर्ड्स के पास गट्स हैं शोगुन के खिलाफ जाने के, फॉरेन पावर से टक्कर ले ली, इतना सा चोशू, और वो टक्कर ले रहा है ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड की कंबाइंड सेना से। ये गट्स चाहिए होते हैं इसके लिए। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि काफी चेंजेस जो है पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में देखने को मिलते हैं, अनइक्वल ट्रीटीज होती है, बट एट द एंड हम कह सकते हैं कि वो सिस्टम ओवरथ्रो हो गया और सिस्टम बदला, और इससे अब नया जापान उदय होगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने आज क्या डिस्कस किया, और आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। सो टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।